खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरे स्टूडेंट्स बड़ी देर से कह रहे हैं कि सर आपकी जो सीरीज़ है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं और बाकी सीरीज़ के ऊपर बहुत बहुत टाइम आप देते हैं। तो प्लीज़ कम बैक टू अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, जब तक दुनिया को उसका पता नहीं लगेगा, ये बाकी चीज़ें जो हैं इन्हें कहा जाता है एम्पिरिकल फैक्ट्स। हाँ जी, जो हो जाते हैं फैक्ट्स, लेकिन इनको थ्योराइज करना, इनको कॉन्सेप्चुलाइज करना, यानी क्या आइडिया है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसका क्या मतलब है, जब तक ये समझ नहीं आएगा आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो मैंने सोचा कि मैकियावेली तक तो हम आ गए थे। हमने कहा था कि उससे पहले 1000 साल जो है रोमन कैथोलिक चर्च का वेस्टर्न यूरोप में, उसे द डार्क एजेस कहा जाता है। वाई? क्योंकि उस दौरान फ्री थॉट, यानी कि अपनी पसंद से, अपनी अकल से सोचने की जो एक राइट है ह्यूमन बींग्स का, वो एक्लिप्स हो गया और हर जगह पे क्रिश्चियन थियोलॉजी के ज़रिए हर मसले को टैकल किया गया। लेकिन मैकियावेली ने कहा कि नहीं, ये सब बकवास है, कि दुनिया जो है वो बनी है आपको टेस्ट करने के लिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आपको सज़ा मिले या जज़ा या उसका फ़ायदा मिले। उन्होंने कहा ये सब बकवास है। ऑन दिस अर्थ यू हैव टू लुक कि ह्यूमन बींग्स कैसे बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, क्या चाहते हैं, पावर का क्या रोल होता है, अथॉरिटी की क्या पोजीशन होती है। हाँ जी, लोग क्यों, किस लीडर को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, एक स्टेट क्या चीज़ है आज के मॉडर्न पीरियड में, गवर्नमेंट क्या होती है, इस पे आप बात करें। तो मैकियावेली से तो खैर ये पीरियड शुरू नहीं होता, लेकिन डार्क एजेस ख़त्म होने के बाद रोशन ख्याली की तरफ मूवमेंट है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगा। मैकियावेली आए, उसके बाद और थिंकर्स आए, तो इंग्लिश वो जो है मशहूर थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, जिस पे मैं हॉब्स, लॉक और रूसो पे बात करूँगा आफ्टर दिस वीडियो टॉक। और फ्रेंच जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं उनकी बात की जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था, वाई डिड द रोमन कैथोलिक चर्चेस मोनोपोली ओवर नॉलेज was was challenged and undermined। हाँ जी, वो थी द साइंटिफिक एडवांसेस। दुनिया ने ये समझ आनी शुरू हो गई पढ़े लिखे लोगों को। आम बंदे के लिए तो इसका कोई मायने नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली तो हुआ ना उसका मायने। वो ये था कि कोपरनिकस ने कहा कि ये दुनिया जो है, अर्थ, दिस इज ओनली इट्स, बाकी सूरज इसके इर्द गिर्द नहीं जाता, मूव करता, ये सूरज के इर्द गिर्द चलती है। उसके बाद गैलीलियो ने भी इसी किस्म की बात को एडवांस किया। उसको तो चर्च ने इंक्विजिशन के ज़रिए सज़ा भी देने की कोशिश की, तो उसको वहाँ पे एक तरह से झूठ बोलना पड़ा जस्ट टू सेव हिज लाइफ। और फिर न्यूटन ने शो कर दिया ग्रेविटेशनल थ्योरी क्या है, एंड देन बेतहाशा साइंस ने दुनिया को तब्दील किया है। मगर व्हाट इज देन द एनलाइटनमेंट, जो कि यूरोप में आई, वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप में इसने उस तरह टच नहीं किया। ये वेस्टर्न यूरोप में ही हुआ, जहाँ पे पहले कैथोलिसिज्म आई। वहाँ पे पहला जो चेंज आया वो प्रोटेस्टेंट रिवोल्ट था, कि लोग कहते थे कि लैटिन में जो है बाइबल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ट्रांसलेट किया जाए इनटू जर्मन
और मार्टिन लूथर ने किया यही। फिर ट्रांसलेशंस इंग्लिश में हुई। वो क्या कहते हैं, जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इज कंसिडर्ड अ क्लासिक। किंग जेम्स के दौरान में ये हुई। इस तरह ही बाकी मुल्कों में भी हुई। कुछ इलाके प्रोटेस्टेंट हो गए, कुछ इलाके फिर भी कैथलिक रहे, जैसे कि द फ्रेंच एंड इटली एंड स्पेन एंड सो ऑन। बट ये एक तब्दीली शुरू हो गई। सो व्हाट इज द एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट का मतलब है रोशनी। रोशनी कहाँ से आती है? फ्रॉम द यूज ऑफ रीजन एंड लॉजिक एंड एविडेंस। एविडेंस जब आ जाता है तो साइंस आ जाती है। रीजन में होता है कि यू आर्ग्यू लॉजिकली, यू नो, फॉर एग्जाम्पल ए इज ए एंड बी इज बी, बी कैनॉट बी ए, ये वाला बेसिक रूल है। जो ए है वो ए है और बी इज बी, तो आप इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। ये सिंपल लॉजिक है। जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, लोग कहते हैं कि जी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदुस्तान की पार्टीशन की जाए इसलिए कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, दो नेशंस हैं, और अगर वो नेशंस हैं तो उनको दो मुल्क देने चाहिए, उनको इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। इस लॉजिक को प्रैक्टिकली उन्होंने कहा कि ऐसे इस्तेमाल हो कि जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटीज़ हैं वहाँ पे पाकिस्तान बनाया जाए या मुस्लिम स्टेट्स बनाई जाए। ओके, इसको फिर सिखों ने फर्स्ट, और फिर हिंदू महासभा और कांग्रेस ने कैसे चैलेंज किया। उन्होंने कहा अगर यही बुनियाद पे इंडिया की पार्टीशन होनी है तो फिर आप पंजाब के अंदर भी जो इलाके हिंदू सिख मेजॉरिटी हैं और बंगाल के वो इलाके जो हिंदू मेजॉरिटी हैं उनको अलग करें और हिंदुस्तान को दें। ये इट वाज सिंपल लॉजिक। अगर हिंदुस्तान तकसीम होता है इस बुनियाद पे कि हिंदू और दो मुसलमान इकट्ठे एक मुल्क में नहीं रह सकते, तो मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब और मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल में जिन इलाकों में मेजॉरिटी हिंदुओं और सिखों की है या हिंदुओं की है जैसे बंगाल में, तो उनको हक है कि वो अलग हो जाएं। जो जिन्ना साहब ने बुरा मनाया और कहा कि ये तो गलत, लेकिन लॉजिकली जिन्ना वाज रॉन्ग। इफ़ यू अप्लाई रिलीजन and divide it on the basis of Hindu and Muslim India, the principle will then be applied to Punjab and Bengal also, as the Congress, the Sikhs and Hindu Mahasabha then came up with this counter argument. तो लॉजिक के बगैर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन लॉजिक। सो द एज ऑफ रीजन इज कि ये जो है ना क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, उन पे टाइम ना वेस्ट किया जाए। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहस होती रही पता नहीं 400 साल। सेंट थॉमस एक्विनस ने तो इस पर पूरी डिटेल्स लिखी हैं कि एक पिन के ऊपर कितने फरिश्ते जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। किसी ने कहा 1, किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 500 एंड सो ऑन। तो ये बहस इतने 100 साल होती रही, बेकार बहस, क्योंकि बाइबल की आर्ग्यूमेंट, क्रिश्चियन आर्ग्यूमेंट कोई ट्विस्ट कर के इसको लोग कंटिन्यू करते रहते थे। When reason is separated from religion and you have the freedom to discuss things in a logical manner, तो वो दौर जो है ना एनलाइटनमेंट का दौर हो जाता है। एंड इट बिगिंस समटाइम्स इन द लेट 17th सेंचुरी। कुछ लोग 1685 की डेट देते हैं and they say this continues. So the enlightenment is the return of reason. रीज़न कहाँ पे होता था? ग्रीक्स के दौर में सारी जो पॉलिटिकल थियरी है वो रीज़न पे बेस्ड है, लॉजिक पे बेस्ड है और एविडेंस पे भी बेस्ड है। प्लेटो ने प्योर रीज़न डिडक्टिव आर्गूमेंट दी, एरिस्टोटल ने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए
क्या कहते हैं, इंडक्टिव लॉजिक इस्तेमाल की, मगर इन बोथ केसेस लॉजिक वाज यूज्ड। वो इट वाज ऑल लॉस्ट फॉर सो मेनी सेंचुरीज। उस दौरान लॉजिक नहीं, लॉजिक तो होती थी लेकिन लॉजिक ओनली टू डिफेंड क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स। दिस वाज ओवर विद मैकियावेली एंड मोर सो लेटर ऑन। इनमें से क्या क्या बातें हुई? व्हाट डिड द एनलाइटनमेंट टेल अस? लिबर्टी, यानी कि इंसान जो है उसको फ्रीडम की ज़रूरत है। ये एक आइडिया एनलाइटनमेंट में पैदा हुआ, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और उधर से फ्रेंच जो हैं थिंकर्स, उन पे हम एक एक करके बात करेंगे। रीज़न, अच्छा, लिबर्टी। एक और आइडिया हुआ प्रोग्रेस। उससे पहले तो ये था कि विदाउट साइंस तो एक सर्कल ही चलता था, जैसे एनिमल वर्ल्ड मैकेनिकल होती है, तो बस ऐसी चेंजेस होती थी एग्रीकल्चर में, फ्यूडलिज्म में। मगर विद साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग तो सोसाइटी बदलना शुरू हो गई। तो साथ साथ प्रोग्रेस का, कि तरक्की हम कर रहे हैं टू अ बेटर एज, साथ साथ क्योंकि ये रीज़न की आर्ग्यूमेंट थी तो टॉलरेंस पे भी बात हुई कि यार ठीक है, लोगों, पीपल आर रिलीजियस, बट ये प्राइवेटली आप एंजॉय करें, पब्लिकली रिलीजन का रोल जो है उसको आप एक्सक्लूड किया करें। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात हुई, लोगों के भाईचारे की बात हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये 3 स्लोगन्स जो हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड, और सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। सो एनलाइटनमेंट जो है वो वेस्टर्न यूरोप से शुरू होती है। साइंटिफिक डिस्कवरीज से न्यू टेक्नोलॉजीज बनती हैं, उससे इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन एक आती है, अकल से लोग बात करते हैं, फलसफा जो है थियोलॉजी से आज़ाद हो जाता है और लोग नेचर की तरफ जाते हैं, साइंस की तरफ जाते हैं, एविडेंस की तरफ जाते हैं, और एक नई दुनिया बनाने का ख्वाब लोग देखना शुरू कर देते हैं। उसमें से एक लिबरल थॉट निकली, उसमें से एक सोशलिस्ट थॉट निकली, उसमें से कुछ रिएक्शन भी निकले। और रिएक्शंस कौन से थे? लाइक फैशिज्म, जिन्होंने प्रोग्रेस को और इन सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश की, टू ब्रिंग बैक अगेंस्ट एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉट रीज़न बट ऑन इमोशंस। उस पर भी हम बात करेंगे एज वी गो अलॉन्ग। रिएक्शन की बात कम, लिबरलिज्म बिकेम द ओवर आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न सोशल थॉट, जिसमें बाद में आके 19th सेंचुरी में सोशलिज्म ने उसको एक और एंगल दिया। सो आई हैव कवर्ड अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एनलाइटनमेंट इज दैट ग्रेट ब्रेक। देखिए 16th सेंचुरी तक ये फैक्ट है कि जो एडवांस सिविलाइजेशन थी ना, चाइना, इंडिया, इन दो का नाम लिया जाता है, और मिडल ईस्ट में जो अरब मुस्लिम सिविलाइजेशन थी, बाद में आप कह सकते हैं ऑटोमन टर्क्स की, पर्शिया में सफविद्स की, मुगल्स की इंडिया में, ये सारे इक्वल थे विद वेस्टर्न यूरोप। लेकिन जब ये एनलाइटनमेंट आई तो साथ साथ सोच में तब्दीलियाँ आई, इंडिविजुअलिज्म की बात हुई, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात भी वहाँ पे शुरू हो गई। अंडर फ्यूडलिज्म तो सारी प्रॉपर्टी एल्डर सन के पास रह जाती थी, अमीर लोगों के, आम बंदे के पास तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी होती। तो प्रॉपर्टी को भी डेमोक्रेटाइज करने की बातें हुई, हाँ जी। और लिबरल ओनरशिप का भी क्वेश्चन हुआ कि अपनी मेहनत से जो आप अर्न करते हैं इट शुड रिमेन विथ यू। बाद में इसकी तनकीद भी हुई अंडर सोशलिज्म। आई डोंट वांट टू हरी थ्रू एवरीथिंग, क्योंकि कई थिंकर्स का जिक्र होना चाहिए। लेकिन एनलाइटनमेंट ने नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए एक और चीज़ भी पैदा कर दी
कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ आगे निकल गई बाकी दुनिया से, और उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी है, सी फेयरिंग टेक्नोलॉजी भी है, मॉडर्न शिप्स उन्होंने बना ली, मॉडर्न गन्स बना ली। तो एक आयरनी भी इसमें है कि अपने लिए तो उन्होंने फ्रीडम, लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये चीज़ें गेन की, लेकिन इसी सोच को लेके वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने कॉलोनियल एम्पायर्स भी बिल्ड की, जहाँ पे अभी तक पुरानी सोच थी या लोग सिंपल सोसाइटीज़ में रहते थे, एडवांस सिविलाइजेशंस नहीं थी। इंडिया और चाइना में एक जमूद आ चुका था, एक क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन हो चुकी थी। जो डायनेस्टीज़ बनती थी, चाहे वो पहले हिंदुओं की थी, बाद में मुसलमानों की, वो डायनेस्टिक वॉर्स ही होती थी। ठीक है, इकॉनमी जो भी चल रही थी वो मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज तक आई थी, लेकिन मॉडर्न साइंस, मॉडर्न ये टेक्नोलॉजी जो है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फैक्ट्री प्रोडक्शन, ये वेस्टर्न यूरोप में आई। सो एनलाइटनमेंट का जो आखिरी पीरियड है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और भी एडवांस कर दिया वेस्टर्न वर्ल्ड को, और 20th सेंचुरी में फिर एंटी कलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल्स के बाद जो कॉलोनीज थी, जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, उन्होंने अपनी आज़ादी ली, और अफ्रीका के अंदर भी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उन्होंने भी अपनी कोशिश की। तो एनलाइटनमेंट इज़ द प्री कंडीशन फॉर द बिग चेंजेस विच टुक प्लेस इन द वर्ल्ड। सो व्हाट इज़ द एनलाइटनमेंट? द एज ऑफ रीज़न, द एज ऑफ लॉजिक, द एज ऑफ एविडेंस। ये रिलीजियस बातें जो हैं, जो एक्सप्लेनेशंस थी, वो सारी बैकग्राउंड में चली गई, वो जो मौलवियों के पास रह गई, क्रिश्चियन प्रीस्ट के पास रह गई, हिंदू प्रीस्ट के पास रह गई, सिखों के जो प्रीस्ट हैं उनके पास रह गई। रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड। दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा जो है तरक्की की तरफ कैसे गई? थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू मॉडर्न नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, थ्रू द रीबर्थ ऑफ पोएट्री, फ्री पोएट्री, थ्रू द रीबर्थ ऑफ लिटरेचर, नॉवल पैदा हुए जिसमें इंसानों की साइकोलॉजी, इंसानों की सोशियोलॉजी को बड़ी डिटेल में लोगों ने स्टडी किया, जो कि रिलीजियस सोच के ज़माने में सब बंद था। आप किस्से कहानियाँ हुआ करती थी, लेकिन इस तरह नहीं था लिटरेचर जो आज के दौर में हुआ है, और वो फिर यूनिवर्सल हो गया। मैं ये कहा करता हूँ कि वेस्टर्न यूरोप से ये मॉडर्न पीरियड आया, और वो मॉडर्न पीरियड वो सारी दुनिया का हिस्सा बन गया। आज उसी मॉडर्निटी के ज़रिए अब चाइना ने और साथ साथ इंडिया ने वेस्टर्न डोमिनेशन को चैलेंज करना शुरू किया हुआ है, और देखें आने वाली दुनिया कैसे बनती है। ठीक है, तो एनलाइटनमेंट का समझना बड़ा लाजमी है। इसके बाद मैं जो फिर पॉलिटिकल थ्योरी के जो थिंकर्स हैं ना, उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आई थॉट दिस वाज इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द एनलाइटनमेंट, व्हाट डिड इट डू टू द वर्ल्ड, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। इट मीन्स कि डार्क एजेस ख़त्म, रीबर्थ ऑफ नॉलेज, एंड रीबर्थ ऑफ नॉलेज मीन्स द सेक्युलराइजेशन ऑफ नॉलेज। रिलीजन का होल्ड, कुरान का होल्ड, बाइबल का होल्ड, गीता का होल्ड, उपनिषद का होल्ड कमज़ोर होता जाए। हाँ जी, और अकल के ज़रिए और साइंस के ज़रिए और एविडेंस के ज़रिए आप आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।